नमस्कार, दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले आपको मॉनसून से खबरदार करते हैं। अगर इस देश में मॉनसून चुनाव लड़ सकता तो शायद सबसे ज्यादा वोट उसी को मिलते और सरकार भी उसी की बनती, क्योंकि इस देश को सरकार और सिस्टम से ज्यादा मॉनसून से उम्मीदें होती हैं। आज खबरदार में सबसे पहले हम मॉनसून से जुड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पानी के लिए तरसते भारत के लिए आज एक सुकून देने वाली खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार सामान्य से अच्छी बारिश होगी, लेकिन हमारा सवाल यही है कि भारत कब तक इस तरह से ऊपर वाले के भरोसे रहेगा। देश के 10 राज्य इस वक्त सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कई इलाकों में तो हालत इतनी खराब है कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको आज तक पर लगातार दिखा रहे हैं। लातूर में हाल यह है कि 20 दिनों में एक बार लोगों को पानी मिलता है। पीने के पानी की तलाश में महिलाएं और बच्चे अपने घर से कई किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि लोग कितने बड़े खतरे का सामना करके अपने परिवार के लिए पीने के पानी का इंतजाम करते हैं। लातूर में केंद्र सरकार को 5 लाख लीटर पानी से भरी ट्रेन भेजनी पड़ी, लेकिन ये राहत भी कई हफ्ते के बाद पहुंच पाई है। अब सभी को मॉनसून से उम्मीदें हैं, लेकिन मॉनसून के बारे में अभी अनुमान लगाया जा रहा है और अभी मॉनसून 12 हफ्ते दूर है। अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी सरकार और सिस्टम के लिए राहत की खबर हो सकती है, लेकिन सिस्टम को साथ ही यह सोचना होगा कि वो कब तक भारत के भाग्य को मॉनसून के भरोसे छोड़ते रहेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मौसम विभाग ने मॉनसून के बारे में आज क्या अनुमान लगाया है और इन अनुमानों का मतलब क्या है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार लंबी अवधि के औसत में मॉनसून 106% रह सकता है, यानी सामान्य से 6% ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 94% संभावना है कि मॉनसून सामान्य से ज्यादा रहेगा। अनुमान यह भी लगाया गया है कि सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा में भी अच्छी बारिश होगी। हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर मौसम विभाग के अनुमान का मतलब क्या होता है। जब मौसम विभाग मॉनसून को 90% से कम बताता है तो इसका मतलब होता है सूखा पड़ने के आसार ज्यादा है। जब मॉनसून को 90 से 96% के बीच बताया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कम बारिश होने की आशंका है। जब मॉनसून को 96 से 104% के बीच बताया जाता है तो इसका मतलब होता है बहुत अच्छी बारिश होगी। जब मॉनसून को 104 से 110% या उससे ज्यादा बताया जाता है तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश, जो कहीं कहीं पर बाढ़ की स्थिति भी बना सकती है। मौसम विभाग के अलावा निजी संस्था स्काईमेट ने भी अनुमान लगाया था कि इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। पिछले 2 साल से सूखे की स्थिति और इस वक्त देश के 10 राज्यों में पानी के संकट के बीच यह खबर उम्मीदों की कुछ बूंदों की तरह है। ये वो देश है जिसका भाग्य सरकार या सिस्टम नहीं बल्कि मॉनसून के हाथों लिखा जाता है। मॉनसून आता है तो देश के करोड़ों चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर एक सपने के जैसी ही लगती है, क्योंकि अभी तो जिंदा रहने के लिए पानी ही मिल जाए वही बहुत है। तीसरे दिन पानी मिलता है, 9 डब्बा 10 डब्बा मिला, 12-13 परिवार हम लोग 14। तो आप बताइए 3 दिन में क्या बच्चे पिएंगे, क्या हम लोग पिएंगे? अब पशु भी मर रहे हैं, कहीं पानी नहीं है। कैसे चलाते हैं, कैसे बताएं कैसे चलाते हैं? मरा था ऐसे मरा जाते, माल भी मरा जाती, मनई भी मरा जाती। कहाँ जाना पड़ता है? खेत में भी पानी नहीं, घर में भी पानी नहीं, फिर टैंकर आने के बाद पानी मिलता है। ये सूखे की कम और उस सिस्टम की ज्यादा मार है जिसे खुद से ज्यादा मॉनसून से उम्मीदें हैं। अभी मॉनसून तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन सोच ये है कि अनुमान लगाने में क्या बिगड़ जाएगा। लोग बस सब्र करें कि मॉनसून अच्छा रहेगा। 1 जून से लेकर के 30 सितंबर की वर्षा का जो पूर्वानुमान है उसके सामान्य से अधिक होने की संभावना है।
समूचे देश के लिए मानसून ऋतु की वर्षा दीर्घ अवधि औसत के 106% होने की संभावना है। कुल मिलाकर के अच्छी खबर है कि मानसून 2016 अच्छा है। 2 साल के लगातार सूखे के बाद इस बार मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहने जा रही है। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक देश भर में मानसून की बारिश 106% से 116% के बीच रहने की संभावना है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मानसून के महीनों यानी जून से लेकर सितंबर के बीच हिमालय और मध्य भारत में भारी बारिश की घटनाएं हो सकती हैं। सर, हिमालय में जबरदस्त बाढ़ या फ्लड सिचुएशन पैदा हो सकती है। देखिए, जब गुड मानसून के साथ साथ कभी कभी ब्रेक मानसून, जब ये मानसून ट्रफ क्लोज टू हिमालयस में जाता है, उस ओकेशन में हो सकता है। इस बार मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून की बारिश सामान्य से ज्यादा रहेगी। हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। अगस्त सितंबर में उत्तर भारत में नदियों में बाढ़ की पूरी संभावना है। जून और सितंबर में मध्य भारत में अतिवृष्टि की भी आशंका है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में बारिश सामान्य से थोड़ा कम रह सकती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया छोड़ के बाकी सब पूरे देश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मीडियम रेंज फोरकास्ट में वो एपोक्स का आ जाएगा। वहाँ आने के बाद शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में हिमालयास में है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ आएगा ना हेवी रेनफॉल, वो सेपरेटली उसका वार्निंग दिया जाएगा। यानी अभी देश सूखे की मार झेल रहा है और जब मानसून आएगा तो देश को बाढ़ और बारिश की मार भी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ये किसी की समझ में नहीं आता है कि आजादी के 68 वर्ष बाद भी देश का भाग्य मानसून के भरोसे क्यों है। देश पर कभी सूखे की मार पड़ती है तो कभी बाढ़ और बारिश की मार। जोरदार मानसून की भविष्यवाणी में एक चेतावनी भी छुपी हुई है। ये चेतावनी है बाढ़ और अतिवृष्टि का खतरा। ऐसा अनुमान है कि इस बार बाढ़ के एपिसोड काफी होंगे और साथ ही साथ कई इलाकों में अतिवृष्टि की घटनाएं भी ज्यादा होंगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिमालय के तमाम क्षेत्र और साथ ही साथ मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका से इस बार इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। भारत इतना विशाल देश है कि यहाँ पर भूस्खलन से लेकर हिमस्खलन तक की समस्याएं आती हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मौसम विभाग इस बार जो बारिश का अनुमान लगा रहा है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि अभी तक सूखे की मार थी। ऐसा न हो कि बाढ़ की आशंका हो जाए, लेकिन कम से कम जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनके लिए कुछ तो अच्छी खबर है कि आसमान से अगर बारिश होगी तो धरती जो बिल्कुल फटी हुई है उसके लिए अच्छी खबर होगी। क्योंकि इंसान खुद को कितना भी शक्तिशाली महसूस कर ले, लेकिन प्रकृति के आगे वो कुछ नहीं है। चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह हमने देखा है कि जब प्रकृति की मार वहां पर होती है, चाहे सूखे की स्थिति में या फिर बाढ़ के हालात में या फिर तूफान की स्थिति में, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन देखते हैं कि अभी मॉनसून के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसके मायने हमारे देश के लिए क्या है। जो काम मौसम विभाग को 10 दिन बाद करना था वो अभी ही क्यों कर दिया? ये सवाल इस तरफ इशारा करता है कि लोग सिस्टम के भरोसे न बैठे, बस मॉनसून का इंतजार करें। क्योंकि मॉनसून अच्छा रहेगा, यानी एक तरह से सूखे और प्यासे भारत के लिए सब रखने को कह दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि मॉनसून ही सिस्टम है तो फिर सरकार और सिस्टम की जरूरत क्या है? एक अनुमान है कि अगर सूखा पड़ता है तो अनाज के उत्पादन में 10% तक की कमी आती है। खराब मॉनसून की वजह से वर्ष 2014-15 में अनाज का उत्पादन 5% कम हो गया। अनाज का उत्पादन 265 मिलियन टन था, जो 252 मिलियन टन ही रह गया। मॉनसून अच्छा नहीं रहने से चावल, दाल, तिलहन और कपास की फसल पर बुरा असर पड़ा। पिछले 2 साल से लगातार देश में सूखा पड़ रहा है, लेकिन सरकार के पास इससे निपटने की क्या प्लानिंग है, इसे समझ पाना मुश्किल है। और पिछले सूखा के अनुभव को ध्यान में रखते हुए जो कंटीजेंसी प्लान था और जो कृषि की अन्य योजनाएं थी या जो कुछ सहे बीजों का वैरायटी आपको प्राप्त हुए थे, तो सबने बड़ी मेहनत की। हाल ये है कि हर बार मॉनसून का ही इंतजार रहता है और अगर सिस्टम से धोखा खाए लोग मॉनसून से भी धोखा खाते हैं तो फिर हर तरफ से हालात खराब हो जाते हैं। पिछले वर्ष खराब मॉनसून से चावल के उत्पादन में 1 मिलियन टन की कमी आई। दालों के उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12% की कमी आई।
खराब मॉनसून से पिछले वर्ष देश के 10 राज्य सूखाग्रस्त घोषित किए गए। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 10,000 करोड़ का पैकेज दिया था। सवाल सिर्फ अच्छे मॉनसून का ही नहीं है। भारत में तो हालात ये है कि बेमौसम बारिश से भी आम लोग और किसान मारे जाते हैं। वर्ष 2014-15 के बीच बेमौसम बारिश से फसलों का नुकसान 200% बढ़ गया। सिर्फ वर्ष 2015 में ही बेमौसम बारिश से करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं पर तो किसी का बस नहीं चल सकता, लेकिन कम से कम मॉनसून के भरोसे बैठने की आदत तो सिस्टम को बदलनी ही पड़ेगी। नहीं तो सवाल यही उठेंगे कि ये देश सरकार और सिस्टम के भरोसे है या फिर भगवान भरोसे। आज तक ब्यूरो। और ये बात आज की नहीं है, ये सालों की है। सवाल ये उठता है कि इतने सालों में देश में कुछ क्यों नहीं बदला। कृषि उत्पादों के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत में कृषि की 53% जमीन पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। भारत में 44% अनाज उत्पादन की फसल बारिश पर निर्भर होती है। देश के 14 करोड़ से ज्यादा परिवार यानी करीब 70 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं, जो कमजोर मॉनसून या फिर ज्यादा बारिश की वजह से सीधे प्रभावित होते हैं। अगर सिस्टम इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ देगा तो फिर इस देश का क्या होगा। खबरदार में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सियाचिन की हड्डियां गला देने वाले मौसम में देश के जवानों की जान बचाने वाला विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि सियाचिन में सबसे बड़े दुश्मन मौसम से लड़ने। आपको अब सियाचिन की खबर बताते हैं। दरअसल 80 के दशक में पाकिस्तान ने कोशिश की थी वहां पर अपने पांव धरने की फरेब से, लेकिन 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा लिया। भारतीय सेना के इस अभियान को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया। कल 13 अप्रैल है, यानी वही दिन। इस मौके की पूर्व संध्या पर हम दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की रक्षा में तैनात इंडियन आर्मी के जांबाजों को मिलने जा रही कागज से भी हल्की फौलादी ताकत का रियलिटी चेक करेंगे, जो सैनिकों में जानलेवा मौसम से लोहा लेने की इच्छा शक्ति को चट्टान से भी ज्यादा मजबूत कर देगी। आप भूले नहीं होंगे 3 फरवरी 2016 को आए हिमस्खलन में लांस नायक हनुमंतप्पा सहित देश के 10 जवान सियाचिन के जानलेवा मौसम की बलि चढ़ गए थे, जो ये दर्शाता है कि करीब 5,500 मीटर की ऊंचाई और -60 डिग्री सेल्सियस में तैनात रहने वाले भारतीय जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की गोलियां नहीं बल्कि हड्डियां गला देने वाला बर्फीला मौसम है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सियाचिन में दुश्मन की गोलियों से 220 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। सियाचिन सीमा पर हिमस्खलन और ठंड की वजह से हर महीने सेना का एक जवान शहीद हो जाता है। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक सियाचिन में 1984 से दिसंबर 2015 तक जानलेवा मौसम की वजह से 869 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। शहीद हुए जवानों में 33 अधिकारी, 54 जूनियर कमीशन अधिकारी और 782 अन्य रैंक के अधिकारी शामिल थे। लेकिन अब सियाचिन के जवानों को जानलेवा मौसम से बचाने के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कागज से भी हल्के, चट्टान से भी मजबूत कपड़ा इजाद कर लेने का दावा किया है। इस दावे में कितना दम है, हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी। सियाचिन के सर्द मौसम में परिंदा भी पर नहीं मारता। ऐसे मौसम में भारतीय सैनिक 24 घंटे 365 दिन सियाचिन पर सीना ताने पहरा देते हैं। लेकिन सियाचिन में सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि जानलेवा मौसम है। आज भी सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिक भारी भरकम कपड़ों को लादकर सियाचिन की सीमा पर डटे होते हैं, फिर भी कातिलाना मौसम उनकी जान लेने से बाज नहीं आता। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने सियाचिन के सैनिकों की जान बचाने के लिए एक ऐसा कपड़ा इजाद किया है जो कागज से भी पतला है, लेकिन उसकी ताकत बेजोड़ है। इसरो के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा लाइट सिलिका एयरोजेल तैयार किया है। ये एक ऐसा ठोस मटेरियल है जिसमें 99% हवा है, जो ऊष्मारोधक का काम करती है।
इसका मतलब यह है कि अगर इस मटेरियल से सियाचिन के सैनिकों के लिए जूते और जैकेट बना दिए जाएं, तो इसे पहनने के बाद सैनिकों के शरीर पर हड्डियां गला देने वाली ठंड भी बेअसर साबित हो जाएगी। इस सिलिका एरोजेल से बेहद हल्का और वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण टिश्यू पेपर से भी पतला ये कपड़ा है जो सिलिका एरोजेल से तैयार किया गया है। इस कपड़े से सैनिकों के जूतों की सोल और सैनिकों की जैकेट बनाई जा सकती है। This particular material have a unique advantage of using as a insulator, and one major application, as I said, is on that soldiers working in the extreme cold conditions. That is one thing. This we have developed for our rocket system. Definitely, this have a direct applications for the society. ये खोज सियाचिन के सैनिकों के लिए कितनी जरूरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सियाचिन में जवानों के शहीद होने की प्रमुख वजह जानलेवा ठंड होती है। ठंड की वजह से सैनिकों के शरीर के टिश्यू ब्रेक होने का खतरा होता है। पेट्रोलिंग के दौरान ज्यादा ठंड से हार्ट फेल होने का खतरा होता है। लंबे वक्त तक -0 डिग्री के नीचे तापमान में रहने से फेफड़ों में पानी भर जाता है। तापमान कम होने की वजह से कई बार ठंड में खून जम सकता है, चोट लगा हिस्सा सड़ सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। पिछले 3 सालों में 40 से ज्यादा सैनिक सियाचिन के जानलेवा मौसम का शिकार होकर शहीद हो चुके हैं। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों की खोज बेहद अहम है। इसरो द्वारा इजाद सिलिका एरोजेल के जरिए सैनिकों के जूतों के सोल, जैकेट, ग्लव्स बनाए जाने की योजना है। एक सैनिक के लिए इन सब चीजों को तैयार करने में सिर्फ आधा किलो सिलिका एरोजेल का इस्तेमाल होगा। Basically, that it should be used as a jacket. In fact, that we have recently discussed with our chairman, and he suggested that there was the research institute in Ahmedabad, that ATIRA, the Ahmedabad the Textile Industries Research Institute. That particular thing we wanted to have a collaboration with them to produce jacket out of that. यानी अब सियाचिन के सैनिकों को जीवनदायिनी शक्ति देने के लिए कागज से भी हल्का हथियार मिलने वाला है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का मृत्यु दुश्मन के गोलियों से कम और बर्फीले वातावरण और ठंड से ज्यादा होता है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह नई खोज सैनिकों के लिए एक बड़ी राहत का काम करेगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कैमरामैन जय कुमार के साथ रेवती राजवन, आज तक। सिलिका एरोजेल से बनी जैकेट, ग्लव्स, जूतों के सोल सियाचिन में तैनात सैनिकों को जानलेवा मौसम की मार से तो बचाएंगे ही, साथ ही सैनिकों के शरीर का बोझ कई गुना कम कर देंगे। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर सियाचिन में तैनात एक सैनिक की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें सैनिक का पूरा शरीर भारी भरकम जैकेट, जूतों, ग्लव्स, कैप से ढका हुआ है। इसका वजन कम से कम 10 किलो तक होता है। अभी इसी तरह से सैनिक सियाचिन सीमा पर तैनात होते हैं, लेकिन जब सिलिका एरोसोल से बने जैकेट, ग्लव्स और जूतों के सोल इन सैनिकों को मिलेंगे तो इनका कुल वजन आधा किलो रह जाएगा। खुद अंदाजा लगाइए कि जब ऐसा होगा तो सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। सियाचिन के नाम के मतलब पर जाएं तो सिया का मतलब गुलाब और चिन का मतलब जगह या घाटी होता है, यानी गुलाबों की घाटी। लेकिन सैनिकों के लिए गुलाब की यह घाटी कांटों भरी साबित होती है, क्योंकि सियाचिन में हमारे सैनिकों का दुश्मन कोई घुसपैठिया या आतंकवादी होने से पहले बेरहम मौसम है। और ऐसे बेरहम मौसम का सामना करने के लिए सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि सुपर सैनिक जैसी इच्छा शक्ति का होना बेहद जरूरी होता है, जिसका प्रदर्शन सियाचिन में तैनात हर भारतीय सैनिक करता है। सियाचिन में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मैदानी इलाकों के मुकाबले सियाचिन की चोटियों पर ऑक्सीजन का स्तर सिर्फ 10% होता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं। साल भर में 36 फीट से ज्यादा बर्फबारी होती है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि सियाचिन के जानलेवा मौसम में हड्डियां गलाकर देश के सैनिक पूरे देश को सुकून की नींद सोने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। सियाचिन के मौसम से लोहा लेने के लिए देश के सैनिक कैसे तैयार होते हैं, ये जानकर आपको अपनी सेना पर गर्व होगा।
-60 डिग्री के तापमान पर खून को उबाल देने वाला दमखम। सोचिए, अगर बिना ग्लव्स के गन का ट्रिगर पकड़ लें तो 15 सेकंड में स्किन गल जाए। सोचिए, सूरज की चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी चली जाए। जरा सोचिए, अगर स्किन कट जाए तो घाव भरने में महीनों लग जाए। और भगवान न करे, अगर हिमस्खलन में कोई बर्फ के नीचे दब जाए तो बस जान ही चली जाए। आपको सोचने में भी डर लग रहा होगा, लेकिन यह सियाचिन में तैनात सैनिकों की जिंदगी का सच है। और सच का सामना करने के लिए भारतीय सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज की करीब 150 पोस्ट हैं, जिन पर करीब 10,000 फौजी तैनात रहते हैं। आमतौर पर सियाचिन में एक फौजी की तैनाती 3 महीने के लिए होती है, लेकिन 3 महीने की तैनाती के लिए भी फौजियों को 5 हफ्ते की खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कुछ दिन पहले आज तक ने सियाचिन बैटल स्कूल का रियलिटी चेक किया था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, जहां सैनिकों को सियाचिन में तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। अपनी जान बचाने के साथ साथ हिमस्खलन में दबे अपने सैनिकों को बचाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल काम है। ये है आइस वॉल, लगभग 90 डिग्री की ऊंचाई पर यहाँ पर ये इंडियन आर्मी के जवान क्लाइंबिंग कर रहे हैं। और उसके बाद इनका मिशन है कि अगर इनका कोई जवान फंसा हुआ हो, उसको किस तरीके से निकाला जाए। लेकिन उस जवान तक पहुँच पाना ये खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग के बाद सियाचिन की चौकियों पर तैनाती के लिए सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाता है। सियाचिन में तैनात सैनिक नहाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि वहां त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर आप अपने ट्रूप्स को कैसे मोटिवेट करते हैं कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर जहां पर कोई रह नहीं सकता, वहां पर वो साल भर डटे रहे अपने परिवार से। इंडियन आर्मी, जैसे कि मैंने पहले बताया, वेरी वेल मोटिवेटेड है और अपने देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। आर्मी का मोराल, चाहे वो सियाचिन की हाइट्स पे हो, डेजर्ट्स में हो या माउंटेन्स में हो या प्लेन्स में हो, कभी भी असर नहीं करता है, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है ऑफिसर से लेके एनसीओ लेवल तक वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। सियाचिन में तैनाती का फैसला जिंदगी और मौत में से एक को चुनने जैसा है। सोचिए, हमारे देश के सैनिक कितने जाबाज हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए मौसम से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और उफ तक नहीं करते। राहुल कंवल, सियाचिन, आज तक। भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे थे उन्हें नाकाम किया था, पाकिस्तान को वहां से धकेल कर पीछे कर दिया था। ऐसे में कुछ अहम आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। सियाचिन सीमा की रक्षा पर भारतीय सेना हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च करती है। सियाचिन की रक्षा पर हर रोज औसतन 6 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आता है। सियाचिन में तैनात सैनिकों पर भारत को हर सेकंड 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हैरान कर देने वाला एक आंकड़ा यह भी है कि एक रोटी जिसे बनाने की कीमत सिर्फ 2 रुपए होती है, उसकी कीमत सियाचिन पहुंचते पहुंचते 200 रुपए हो जाती है। सियाचिन में भारतीय सेना के शौर्य का यह विश्लेषण देखने के बाद आपके दिल में गर्व की भावना का तेजी से संचार होने लगा होगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सियाचिन में सीना ताने खड़ा होकर जानलेवा मौसम से आमना सामना करना बच्चों का खेल नहीं होता। यह सिर्फ फौलादी इच्छा शक्ति वाले जाबाज सैनिक ही कर सकते हैं। हम सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सियाचिन में जो सैनिक हैं उनका वजन, उनके शरीर पर जो भार है उसे कम करने के लिए इसरो ने इतना बड़ा एक इन्वेंशन किया है, जो बाकी इलाकों में भी तैनात सैनिक हैं उनके बुलेट प्रूफ का भी वजन कुछ कम कर दिया जाए तो पूरे देश के लिए बेहतर स्थिति होगी। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अब गुड़गांव मत कहिए, अब गुरुग्राम कहिए। रहिए खबरदार।
दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।